देखो आज कौन आई है, एकदम भोली लग रही है। दो अरे वो लाल सूट वाली, हमारी गाड़ी पर बैठ जा 2 मिनट। मैं तुझे जेल में ऐसे सड़ाऊंगा कि तेरी पुश्तें याद रखेंगी। रात के 11:47 करणपुर थाना। सर्द हवा में धूल उड़ रही थी। थाने के बाहर लगे पीले बल्ब की रोशनी बार बार झिलमिला रही थी, जैसे कोई आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। लॉकअप नंबर 3 में एक लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके हाथों पर रस्सी के हल्के निशान थे। गाल पर थप्पड़ की लाल छाप अभी ताज़ा थी। दुपट्टा धूल में सना हुआ, लेकिन उसकी आंखें डरी हुई नहीं थी, बस शांत थीं, खतरनाक तरीके से शांत। बाहर कुर्सी पर बैठे थे थानेदार रघुवीर चौहान, पान चबाते हुए, कुर्सी पीछे झुकाए हुए, जैसे कानून उसका नौकर हो। वो बोला, नाम क्या बताया था? लड़की चुप रही। रघुवीर हंसा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, 2 दिन अंदर रहेगी, सब अक्ल ठिकाने आ जाएगी। लड़की ने धीरे से सलाखें पकड़ी। आपको डर नहीं लगता? डर? किससे? उस दिन से जब सच आपके सामने खड़ा होगा। रघुवीर ने जोर से हंसकर सिपाहियों से कहा, सुनो, ये हमें सच सिखाएगी। उसने सिगरेट जलाई। कल सुबह इसे नक्सली घोषित कर दूंगा, इसके बाप को भी अंदर करूंगा, फिर देखता हूं कौन बचाता है। लड़की की आवाज अब भी धीमी थी। वर्दी जब इंसानियत को कुचल देती है ना, तो अदालत नहीं रोती, सरकार नहीं रोती। रोती है तो सिर्फ एक मां, जिसने अपनी बेटी को पढ़ने भेजा था। 2 सेकंड का सन्नाटा। बाहर अचानक हवा तेज हुई, फिर पूरे थाने की बिजली चली गई। अंधेरा। 3 सेकंड, 4 सेकंड, फिर दूर से सायरन, एक नहीं कई, एक साथ। वायरलेस चीखा, अलर्ट अलर्ट, नई जिला मजिस्ट्रेट का सिग्नल करणपुर थाना परिसर में ट्रेस हुआ है। रघुवीर का गिलास हाथ से गिर पड़ा। क्या बकवास है ये? बाहर गाड़ियों की हेडलाइट्स चमक उठीं। एसपी की जीप, मीडिया वैन, सरकारी वाहन। बिजली वापस आई। लॉकअप का दरवाजा खोला गया। लड़की धीरे धीरे बाहर आई। सिपाही सीधे खड़े हो गए। एसपी ने झुककर सलाम ठोका। मैम, हमें जानकारी नहीं थी। रघुवीर के चेहरे से रंग उड़ के का था, क्योंकि जिस लड़की को उसने 2 घंटे पहले थप्पड़ मारा था, वही इस जिले की नई डीएम थी, आराध्या सिंह। और अब इंसाफ दरवाजे पर नहीं, अंदर खड़ा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी 3 महीने पहले शुरू हुई थी। दिल्ली, एक छोटा सा घर, जहां उस दिन पूरा मोहल्ला जमा था। टीवी स्क्रीन पर नाम चमका, आराध्या सिंह, ऑल इंडिया रैंक 12। रामस्वरूप की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, तू अफसर नहीं बनी, तू मेरी अधूरी जिंदगी पूरी कर गई। आराध्या ने उनके पैर छुए। बाबूजी, मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगी, मैं फर्क लाऊंगी। मां ने सर पर हाथ रखा, बस सुरक्षित रहना। लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और लिखा था। उसे पोस्टिंग मिली करणपुर, एक ऐसा जिला जहां पिछले 5 साल में 3 डीएम ट्रांसफर हो चुके थे। कारण प्रशासनिक कारण, लेकिन असली वजह थी राजनीति और पुलिस की मिलीभगत। पहले दिन ही आराध्या ने नोटिस किया, कई फाइलें गायब थीं। राशन घोटाले की शिकायतें दबाई गई थीं। एक एनकाउंटर जिसमें मारा गया लड़का 17 साल का था। फाइल में लिखा था खतरनाक उग्रवादी, लेकिन तस्वीर में वो स्कूल यूनिफॉर्म में था। आराध्या की आंखें ठंडी हो गईं। ये मामला दोबारा खुलेगा। स्टाफ चौंक गया। मैम, ऊपर से दबाव है। आराध्या ने सिर्फ इतना कहा, ऊपर सिर्फ भगवान होता है। और यहीं से तूफान शुरू हुआ। रात की घटना के बाद करणपुर 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वो लोग थे जो पहली बार किसी अधिकारी को डरते नहीं, डटते हुए देख रहे थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्हें सालों से सिस्टम से फायदा मिलता आया था। रघुवीर चौहान सस्पेंड हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा गुस्सा था। उसे मालूम था वो अकेला नहीं डूबेगा। अगली सुबह जिला मुख्यालय में मीटिंग बुलाई गई। कमरे में अजीब सन्नाटा था। कुछ अफसर नजरें झुकाए बैठे थे, कुछ मोबाइल पर फुसफुसा रहे थे। आराध्या ने फाइल टेबल पर रखी। फर्जी एनकाउंटर की जांच एसआईटी करेगी। एक अधिकारी बोला, मैम,
ऊपर से बहुत दबाव आएगा, आने दीजिए। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन भीतर कहीं हलचल शुरू हो चुकी थी। उसी शाम स्थानीय विधायक विक्रमदत्त ने प्रेस बयान दिया। जिला प्रशासन जनता को गुमराह कर रहा है, कुछ लोग राजनीति के एजेंडा चला रहे हैं। मीडिया में बहस शुरू हो गई। क्या नई डीएम अनुभवहीन है? क्या प्रशासनिक सीमा पार की गई? रात में आराध्या अकेली अपने बंगले के बरामदे में बैठी थी। सामने अंधेरा, हाथ में वही फाइल, उस 17 साल के लड़के की तस्वीर। उसने धीरे से कहा, तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। लेकिन उसी वक्त फोन बजा। दिल्ली से मां का कॉल। आवाज में चिंता थी। बेटी, यहां कुछ लोग आए थे, पूछ रहे थे तुमने क्या किया है। आराध्या चुप हो गई। मां, डरना मत, कुछ लोग सच से घबराते हैं। 2 दिन बाद रामस्वरूप के स्कूल में कुछ लोगों ने हंगामा किया। आपकी बेटी राजनीति कर रही है। एक शिक्षक ने ताना मारा, इतनी ईमानदारी ठीक नहीं होती। रामस्वरूप घर लौटे, थके हुए, लेकिन टूटा हुआ नहीं। उन्होंने बेटी को फोन किया। अगर तू झुकेगी तो लोग जीत जाएंगे, अगर तू खड़ी रहेगी तो चाहे हम हार जाएं पर सच जीतेगा। आराध्या की आंखें भर आईं। इधर दूसरी तरफ रघुवीर और विधायक की गुप्त बैठक चल रही थी। कमरे में धुआं था। विक्रमदत्त बोला, एक लड़की है, जोश में है, थोड़ा समय दो, या तो टूटेगी या हटेगी। रघुवीर बोला, अगर ना टूटी तो? विक्रमदत्त की मुस्कान ठंडी थी, तो तोड़ देंगे। अगले ही हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, एडिट किया हुआ, जिसमें दिखाया गया कि आराध्या किसी संदिग्ध व्यक्ति से मिल रही हैं। कैप्शन था, डीएम का गुप्त एजेंडा। शहर में अफवाह फैल गई। एक रात बंगले के बाहर भीड़ जमा हो गई। नारेबाजी, डीएम मुर्दाबाद। पत्थर खिड़की से टकराया, कांच टूट गया। अंदर खड़ी आराध्या पहली बार कांपी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में अकेली हूं? अगली सुबह राज्य सचिवालय से कॉल आया, सर, मामला शांत कीजिए, अभी जांच रोक दीजिए। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर उसने जवाब दिया, सर, अगर मैं रुक गई तो फिर कोई शुरू नहीं करेगा। फोन कट गया। उस रात वो पहली बार रोई। कुर्सी पर बैठकर नहीं, जमीन पर बैठकर, जैसे उस रात लॉकअप में बैठी थी। लेकिन फर्क था, इस बार कोई सलाखें नहीं थीं, सिर्फ जिम्मेदारी थी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। स्टाफ का पुराना चपरासी, शंकर। मैम, आप हार मत मानिए, मेरे बेटे को भी फर्जी केस में फंसाया था। आप आईं तो उम्मीद आई। आराध्या ने आंसू पूछे। उसे समझ आ गया, ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है। उधर एसआईटी की टीम ने पहली रिपोर्ट दी। एनकाउंटर वाली रात रघुवीर लोकेशन पर मौजूद नहीं था, लेकिन फाइल में उसका नाम था। मतलब कुछ बड़ा छुपाया गया था। आराध्या ने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। एक नाम बार बार आ रहा था, ऊपर तक सेटिंग है। ऊपर कौन? उसी रात उसके ड्राइवर ने अजीब व्यवहार किया, बार बार फोन देखना, घबराहट। आराध्या ने नोटिस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। अगली सुबह उसकी गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो गया। सड़क किनारे पेड़ से टकराते टकराते बची। जांच में पता चला, ब्रेक लाइन काटी गई थी। अब ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं रही थी, ये जानलेवा हो चुकी थी। आराध्या ने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, चेहरे पर थकान, लेकिन भीतर आग। उसने धीरे से कहा, अगर मैं अब रुकी तो वो लड़का हमेशा अपराधी कहलाएगा। और उसी क्षण उसने फैसला किया, अगला वार वो करेगी, खुलकर, सबके सामने। लेकिन उसे नहीं पता था, सबसे बड़ा धोखा अभी बाकी था, और जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उसकी जड़ हिलाने वाला था। क्योंकि राजनीति में दुश्मन सामने से नहीं आता, वो मुस्कुराते हुए साथ चलता है। और करणपुर की असली साजिश अब खुलने वाली थी। रात के 2:30 बजे थे। आराध्या अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। टेबल पर फाइलें खुली थीं। एनकाउंटर केस, जमीन कब्जा, राशन घोटाला, तीनों में एक कॉमन कड़ी थी, लेकिन नाम सामने नहीं आ रहा था। उसने रिकॉर्डिंग फिर से चलाई। ऊपर तक सेटिंग है, आवाज साफ थी, लेकिन ऊपर कौन था? उसी समय दरवाजा खटखटाया गया। ड्राइवर मनोज। चेहरा उतरा हुआ। मैम, आप मुझसे नाराज हैं? आराध्या ने उसकी आंखों में देखा। सच बताओ मनोज, ब्रेक किसने कटवाए? मनोज की सांस तेज हो गई। मैं मजबूर था मैम। किसने मजबूर किया?
कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर वो टूट गया। विधायक साहब के आदमी आए थे। कहा अगर मैंने आपकी हर मूवमेंट की खबर नहीं दी तो मेरे बेटे को उठा लेंगे। आराध्या की मुट्ठियां भिंच गईं। जिसे वो अपना समझ रही थी वही उसकी हर गतिविधि बाहर पहुंचा रहा था। लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। धीरे से बोली, तुम्हारा बेटा कहाँ है? गांव में, छुपा कर रखा है। उसे सुरक्षित जगह भेजो और आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। मनोज ने हैरानी से देखा। मैम, अब खेल हम खेलेंगे। अगले दिन आराध्या ने जानबूझकर एक गलत सूचना बाहर जाने दी। डीएम आज फर्जी एनकाउंटर फाइल बंद करने वाली हैं। शाम तक ये खबर विधायक के पास पहुंच गई। रघुवीर, जो अब जमानत पर बाहर था, हंसा। मैंने कहा था टूट जाएगी। लेकिन उसी रात एसआईटी की टीम ने विधायक के फार्म हाउस पर छापा मारा। अंदर से क्या मिला? फर्जी जमीन के दस्तावेज, राशन घोटाले की नकली रजिस्टर बुक और एक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में वही एनकाउंटर वाली रात की असली फुटेज थी, जिसमें दिख रहा था 17 साल का लड़का हथियारबंद नहीं था। वो भाग भी नहीं रहा था। उसे घसीट कर लाया गया था और गोली चलाने वाला रघुवीर नहीं था। वीडियो में एक और चेहरा था जो अब तक सामने नहीं आया था। राज्य स्तर का एक बड़ा अधिकारी, डीआईजी अरविंद पाठक। आराध्या की सांसें थम गईं। मतलब खेल जिला स्तर का नहीं था। उसी समय उसे राज्य सचिवालय से कॉल आया। आवाज सख्त थी। आप बहुत आगे बढ़ रही हैं। सर, मैं सिर्फ सच तक जा रही हूं। कुछ सच सामने नहीं आते। फोन कट गया। अब साफ था, ऊपर मतलब सच में ऊपर। उस रात आराध्या सो नहीं पाई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इस लड़ाई के लायक हूं? दिमाग में पिता की आवाज गूंजी, अगर तू झुकेगी तो मुझे शर्म आएगी। अगली सुबह उसने फैसला किया, डीआईजी को सीधे नोटिस भेजा जाएगा। पूरा प्रशासन हिल गया। मैम, ये करियर सुसाइड है, एक वरिष्ठ अधिकारी बोला। आराध्या शांत रही। अगर कुर्सी बचाने के लिए सच छोड़ दूं तो वो कुर्सी मेरे लायक नहीं। नोटिस जारी हुआ। मीडिया में तूफान आ गया। डीएम बनाम डीआईजी। राज्य भर में चर्चा। विधायक ने आखिरी चाल चली। रामस्वरम के खिलाफ झूठा भ्रष्टाचार केस दर्ज करा दिया गया। स्कूल से सस्पेंड, घर पर छापा। आराध्या को खबर मिली। उसके हाथ कांप गए। ये वार सीधा दिल पर था। वो तुरंत गांव पहुंची। दरवाजे पर खड़े थे। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में वही गर्व। बेटी, ये सब तेरी वजह से है और मुझे इस पर गर्व है। आराध्या टूट गई। बाबूजी, अगर आपको कुछ हो गया तो? रामस्वरूप मुस्कुराए। सच की लड़ाई में चोट लगती है, लेकिन दाग नहीं लगता। उसी रात मनोज ने एक और जानकारी दी। मैम, कल विधायक और डीआईजी की गुप्त मीटिंग है, सिटी क्लब में। आराध्या ने प्लान बनाया। एसआईटी टीम को सादी वर्दी में भेजा गया। मीटिंग रूम में बातचीत रिकॉर्ड हुई। डीआईजी की आवाज, ये लड़की अगर प्रेस तक गई तो हम सब डूब जाएंगे। विधायक बोला, एक ट्रांसफर ऑर्डर निकालिए या फिर कोई पुराना केस खोल दीजिए। रिकॉर्डिंग साफ थी। अब सबूत पूरे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कार्रवाई करती, उसे राज्य से ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया, तुरंत प्रभाव से। पूरा शहर सन्न। क्या सच फिर हार गया? लेकिन इस बार आराध्या तैयार थी, क्योंकि उसने पहले ही सारी रिकॉर्डिंग और सबूत राष्ट्रीय मीडिया और न्यायिक आयोग को भेज दिए थे। ट्रांसफर ऑर्डर जारी होने के 6 घंटे बाद राष्ट्रीय चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली। करनपुर फर्जी एनकाउंटर कांड में डीआईजी का नाम सामने। राजधानी में हड़कंप। अब खेल उसके हाथ में था। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था, क्योंकि अगला कदम पूरे सिस्टम को हिला देने वाला था। और करनपुर पहली बार देखेगा जब एक अफसर डर से नहीं, सच से शासन करता है। रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी। पुरानी खिड़कियों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। और उसी वक्त अजय के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर सिर्फ लिखा था, अननोन नंबर। अजय ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर एक भारी आवाज आई, अगर सच जानना है तो सुबह 5 बजे पुराने गोदाम पर अकेले आना। और कॉल कट गया। अजय का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ आ गया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सुबह 5 बजे, धुंध से ढका पुराना औद्योगिक इलाका, टूटी दीवारें, जंग लगा गेट और अंदर हल्की सी रोशनी। अजय अकेला अंदर गया।
जैसे ही उसने कदम रखा, पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अंदर 3 आदमी खड़े थे और उनके बीच वही शख्स जिस पर अजय ने सालों पहले भरोसा किया था, उसका पुराना दोस्त विक्रम। अजय की आंखों में हैरानी थी। तू? विक्रम हंसा। हाँ, मैं। विक्रम ने धीरे धीरे सब सच बताया। कैसे उसने पैसों के लालच में झूठे सबूत तैयार करवाए, कैसे अजय को बदनाम करवाया, कैसे उसके प्रमोशन को रोका। क्यों? अजय ने पूछा। विक्रम की आंखें लाल थीं। क्योंकि तू हमेशा मुझसे आगे था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अजय ने शांत आवाज में कहा, तूने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी मां की दुआओं को भी धोखा दिया। विक्रम ने गुस्से में बंदूक निकाली, लेकिन अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई। चारों तरफ सायरन गूंजने लगे। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर आई। विक्रम और उसके आदमी गिरफ्तार हो गए। विक्रम चीखता रहा, तूने मुझे धोखा दिया। अजय ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने सिर्फ सच पर भरोसा किया। कुछ हफ्तों बाद पूरा सच मीडिया के सामने था। अजय को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। उसकी मां मंच पर बैठी थी, आंखों में आंसू। एंकर ने कहा, आज हम उस बेटे को सम्मान दे रहे हैं जिसने हर साजिश के बावजूद ईमानदारी नहीं छोड़ी। अजय ने माइक पकड़ा और कहा, मैं गिरा जरूर था, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि मुझे पता था सच देर से सही जीतता जरूर है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। मंच से उतरते वक्त एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। उसने कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया, इंसानियत अभी जिंदा है। और ये सुनकर अजय की आंखों से आंसू निकल आए। वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो थे इंसाफ के। और उस दिन सच में इंसानियत रो पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जीत तब होती है जब हम बदला नहीं बल्कि बदलाव चुनते हैं। अजय ने फैसला किया, वो उन बच्चों की मदद करेगा जिनके पास सपने हैं लेकिन सहारा नहीं। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, नाम रखा सच्चाई। आज सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हर दीवार पर लिखा है, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको लगता है सच की हमेशा जीत होती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और याद रखिए, गरीबी अपराध नहीं है, गलत रास्ता चुनना अपराध है। सच देर से सही, लेकिन जीतता जरूर है।